नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, 3 चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण का मतदान की वोटिंग भी पूरी हो चुकी है। यानी कि 4 चरण अब हमारे सामने हैं और वो पूरे हो चुके हैं। आज 96 सीटों पर, देश की 96 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान हुआ है। एक बड़ा और खास पैनल, देश के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हमारा पैनल मौजूद है और उनसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे, 1 to 1 करेंगे, 1 by 1 सबसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, पूरे देश में किस तरह का माहौल है चौथे चरण की वोटिंग के बाद, यह समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, योगेंद्र यादव जी, और किसी पहचान की मोहताज नहीं है योगेंद्र यादव। आप सब जानते हैं योगेंद्र यादव का कितना सटीक विश्लेषण रहता है योगेंद्र यादव जी का, और चौथे चरण में क्या माहौल है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेंद्र यादव जी भारत एक सोच पर। चौथे चरण में योगेंद्र जी, बीजेपी कहां पर खड़ी है? बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगा क्या यहां पर विपक्ष, या फिर परिस्थितियां कुछ और हैं? पूरी अगर हम पूरे बड़े कैनवास पर देखें तो, बड़ी तस्वीर अगर हम देखें तो क्या कुछ निकल कर आ रही है योगेंद्र जी? हमारी बात होती रही है और आपको याद होगा शुरू में चुनाव शुरू होने से महीना भर पहले मैं कहा करता था कि देखिए, बीजेपी को 272 से पहले रोकना संभव है कहता था, लेकिन मन ही मन सोचता था कि रोक पाएंगे कि नहीं। फिर उसके बाद जब चुनाव नजदीक आया और इतना कुछ इनका जो बैंड बाजा बज रहा था, 400 पार, ये सब, ये थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगा, तो मैंने कहा कि बीजेपी, ये ऐसा लगता है कि ये चुनाव तो करवट ले रहा है, और अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये चुनाव करवट ले चुका है। ये बिहार से घूमने के बाद, जैसा आपने बताया, उसके बाद मैंने लिखा, पहले तो क्या हुआ था कि जब लग रहा था कि भाई ये तो 400 पार और ये सब बातें हो रही थी, तो मुझे 400 पार में तो खैर कभी यकीन नहीं था। ये तो सिर्फ उनको भी कभी यकीन नहीं रहा होगा, वो तो खाली लोगों को एक उत्साह देने के लिए जुमला, जिसको जी अब तो उससे, लेकिन जब ये चल रहा था तब मुझे ये लग रहा था कि यार हो ना हो ये लोग 300 से ऊपर पाने का इंतजाम कर चुके हैं, ऐसा शुरू में लगता था। फिर मैं ऐसी स्थिति में जो करता हूँ वो यही कि गाड़ी उठाता हूँ और घूमता हूँ। डॉक्टर वाली आपने बात कही ना, मैं थोड़ा पुराने स्टाइल का डॉक्टर हूँ, तो वो जब तक नब्ज पे हाथ ना रख लूं तब तक, ये सिर्फ आजकल के डॉक्टर तो रिपोर्ट देख के या प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ना, मैं जब तक नब्ज पे हाथ ना रखूं तब तक मैं कुछ कर नहीं पाता। तो मैं गया, घूमा, उत्तर प्रदेश में 3 बार मैं ट्रेवल किया हूँ काफ़ी एक्सटेंसिवली। एक बार गाजियाबाद से सहारनपुर, दूसरी बार लखनऊ से बनारस, तीसरी बार आजमगढ़ से लखनऊ। ये सब करके फिर मेरे को लगा कि यार ये तो मामला बहुत ही अलग है, तो वो नहीं है तस्वीर जो कि ये दिखा रहे हैं जी। और इस बार अब बिहार और घूमने के बाद अब तो बिल्कुल निश्चित है। इस बीच में कर्नाटका भी गया, छत्तीसगढ़ गया और तेलंगाना गया, तो अब सब चीज़ों को अगर समेट के एक साथ कहें तो ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि आज की तारीख में बीजेपी 272 से नीचे है। और अब मेरे मन में तो संदेह ये है, आज की मेरी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से तो बीजेपी ही नहीं, पूरा एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी, ये कुल मिला, ये सब मिला के 272 से नीचे चल रहे हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत बड़ी पलटी खा चुका है जी। अब आज का जहां मतदान हो रहा है, आज के मतदान में बहुत बड़ी चीज है। सही बात तो ये है कि आज के मतदान में सबसे महत्वपूर्ण वो इलाके हैं जहां एनडीए और इंडिया की जो मुख्य लड़ाई नहीं। आज के मतदान में आंध्र प्रदेश है, आज के मतदान में तेलंगाना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों है, उड़ीसा में शुरू हो गया है। तो ये जो नॉन अलाइंड है ना, मतलब इसमें बीआरएस, इसमें बीजेडी, इसमें वाईएसआरसीपी, इसमें एमआईएम, ये सब पार्टियां जो हैं इनका कुछ रोल है और इन सब की संख्या कुछ कुछ घटती दिखाई दे रही है। आज के चुनाव में संयोग से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के जिन इलाकों में हो रहा है, ये दोनों इलाके बीजेपी के लिए, बीजेपी एनडीए के लिए अपेक्षाकृत मजबूत इलाके रहे हैं, जिनमें से कुछ सीटों का नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान इस फेज के अंदर दिखाई नहीं देता है। अगर नुकसान है बीजेपी को ज़्यादा तो बिहार में है, मध्य प्रदेश में है और बंगाल में। इन 3 में ज़्यादा नुकसान है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत कम नुकसान है बीजेपी। तो अब तक मैंने कहा था कि पहले 3 फेज में मोटे तौर पे कहूँ तो बीजेपी को
40-45 सीट का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। चलिए ऐसा करते हैं, गिन लेते हैं। अब आपके पास कोई कागज वागज है तो आप सामने रख लीजिए, गिनते जाते हैं जी। 2019 के चुनाव में एनडीए को आई थी 353, जिनमें से 303 बीजेपी की थी, 50 उनके सहयोगियों की थी। 353 का आंकड़ा था। अब एक एक राज्य का देखते जाइए और उसे घटाते जाइए। कर्नाटका, इनके पास है 28 में से 27 सीट। आज की तारीख में इनको कम से कम 10 सीट का नुकसान है। जब मैं बात बोल रहा हूं, मुझे पता है कि शो के बाद एकदम मुझे कर्नाटका से फोन आएगा कहते हुए, कमाल है आपने 10 कह दिया, कम से कम 15 सीट का नुकसान है, क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन मैं इसमें बहुत संकोच और एक न्यूनतम वाले गिनती में चलता हूँ। कम से कम 10 सीट का नुकसान। फिर आ जाइए आप महाराष्ट्र में एनडीए को 48 में से 42 सीट थी, 41 + 1 42 सीट इनके पास थी। उसमें कोई मुझे महाराष्ट्र का समझदार राजनीतिक विश्लेषक नहीं मिलता जो इन्हें आज की तारीख में 22 से ज्यादा देने को तैयार है। तो 20 सीट का नुकसान हुआ। अब आप हिसाब रखिएगा, 10 + 20 30 हो गए। और उसमें यह भी हम याद रखें कि ये जो 20 सीट का नुकसान है, इसमें ज्यादा नुकसान बीजेपी के सहयोगियों का होगा और कम नुकसान बीजेपी का अपना होगा। बीजेपी का अपना 7-8 सीट का होगा, सहयोगियों का 10-12 सीट का होगा। अब आइए मेरे साथ राजस्थान में मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को 8-10 सीट का नुकसान है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं थोड़ा इसमें कंजर्वेटिव रहता हूं, तो इसमें राजस्थान के साथ आप गुजरात को भी जोड़ लीजिए। गुजरात में बीजेपी को वोट का नुकसान होगा, ये फिर मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन उनके पास मार्जिन इतना ज्यादा है कि वोट गिरने के बाद भी बहुत ज्यादा सीटें टूटेंगी, इसकी अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। तो 2-4 सीट गुजरात की समझ लीजिए। तो गुजरात और राजस्थान को मिला के 10 सीट और नुकसान है बीजेपी को, क्योंकि राजस्थान की वो जो पट्टी है ना, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा तक की जो पट्टी है और टोंक तक की जो पट्टी, इसमें भारी नुकसान है इन तमाम सीटों में। तो कम से कम करते हुए 10 पकड़ लीजिए। तो अब हम आ गए 40 पे। 10, 20, 30 और 40 पे आ गए। अब आप मेरा अपना प्रदेश हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सबको जोड़ दीजिए। कहने वाले कहेंगे यहाँ 15 सीट का नुकसान हो जाएगा, दिल्ली में 7 सीट साफ हो जाएंगी। नहीं, आज की तारीख में मैं न्यूनतम कहता हूँ। हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि 6-7 सीट का बीजेपी को नुकसान हो रहा है, मैं न्यूनतम 4 पकड़ रहा हूँ, 4 से ज्यादा नहीं, न्यूनतम की गिनती हम कर रहे हैं। तो इन सब में हरियाणा में 4, दिल्ली में आप 2-3 मान लीजिए, ज्यादा नहीं, चंडीगढ़ की सीट और पंजाब में 1 आधी सीट का, एक ही बहुत ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता बीजेपी का वहां पे। तो 10 इसमें मिला लिया, पहुंच गए 50। ठीक है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं है, क्योंकि कांग्रेस उतने दम से ये चुनाव नहीं लड़ पाई है जितना उसे लड़ना चाहिए था। तो मध्य प्रदेश में आप समझिए बीजेपी को नुकसान होगा, एक सीमित किस्म का नुकसान होगा। और उसे हम बीजेपी के नुकसान को समझिए, वहां पे मध्य प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगियों को यदि हम जोड़ दें, तो माफ कीजिए, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मध्य प्रदेश की बात मैं दोबारा करूँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को फिर वोट का नुकसान हो सकता है, लेकिन वहां विपक्ष उतना जबरदस्त चुनाव नहीं लड़ पाया है, कई चीजों में लड़ा है, तो वहां नुकसान सीमित हो सकता है। मैं समझता हूं कि 5-7 सीट का नुकसान होगा मध्य प्रदेश में। बीजेपी के पास 29 में से 28 है। 5-7 सीट का नुकसान मध्य प्रदेश में, 2-1 सीट का नुकसान छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपको कमी अगर रह गई तो इसमें चलिए झारखंड भी जोड़ देते हैं, जहां हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की वजह से एक गुस्सा है वहां पब्लिक के बीच में। तो तीनों में मिला के मैं 10 का नुकसान मानता हूं। जैसे मैंने कहा, कंजर्वेटिव रखें, कम से कम 60 पहुंच गए। अब आप आइए उत्तर प्रदेश और उसके साथ जोड़ दीजिए उत्तराखंड को। इसमें पिछली बार बीजेपी के पास 69 है, 64 और 5 69 एनडीए के पास है। आज की तारीख में मैं जानता हूं कि जो कई पत्रकार हैं, अलग अलग मान्यता है। कोई कहते हैं 30 भी नहीं आएगा, कोई कहते हैं नहीं 15 से ज्यादा सीट उनकी।
नहीं जा सकती। मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी को यहाँ कम से कम 15 सीट का नुकसान हुआ, यानी कि आज जो 64 पे है यहाँ पे, और इसमें जी। उत्तराखंड की भी एक आधी सीट जोड़ दीजिए क्योंकि देहरादून की संभावना हो सकती है, यहाँ मिला के 15 सीट का नुकसान मैं बोल रहा हूँ। इसमें जी। सबको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं भी अपना गणित करता हूँ, देखता हूँ इन चीजों में। 15 सीट का नुकसान उत्तर प्रदेश में, और अब रह गया, अब ये आ जी। गए 75। अब जी। इसमें जोड़ दीजिए आप बिहार, जहां मैं घूम के आया हूँ, जिसके बारे में मैंने आज ही ट्वीट वगैरह भी किया है। जी। जी। कल बताया था इसके बारे में मैंने। बिहार में कम से कम एनडीए के एक तिहाई वोटर ने हमें कहा कि हम पिछली बार एनडीए को दिया था, इस बार नहीं देंगे। मैं कहता हूँ 1 जी। तिहाई नहीं, आप 1/5 मान लीजिए। जिन 5 लोगों ने पिछली बार एनडीए को वोट दिया था, उनमें से एक खिसक रहा है, जबकि जी। राजद और कांग्रेस का कोई वोटर नहीं खिसक रहा है, महागठबंधन का कोई वोटर खिसक नहीं रहा है, केवल इनका वोटर खिसक रहा है। तो अगर आप ये मानते हैं, तो मैंने हिसाब लगा के बताया था कि अगर जी। इनका 5वां वोट खिसक जाता है तो इनकी 22 सीट आएंगी और महागठबंधन की 18। जी। और अगर 1 तिहाई सचमुच खिसक गया तब तो 5 सीट नहीं आएंगी इनकी एनडीए की। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा, न्यूनतम 22 के हिसाब से भी 17 का नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं उसे 15 मान के चलता हूं। 15 और जोड़ दीजिए, हो गए 90। अब छोटी छोटी जगह जहाँ की चर्चा हमने नहीं की, पश्चिम बंगाल, एक स्टेज पे मुझे लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में इन्हें बीजेपी को 10 सीट का नुकसान हो सकता है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इतना बड़ा नुकसान नहीं है। एक तो खबर एक बीच में आ रही थी कि 18 से ऊपर निकल सकती है बीजेपी, लेकिन अब जो कुल मिला के खबर है वो ये है कि उन्हें 2, 3, 4 सीट का नुकसान है बंगाल, पूर्वोत्तर पूरा असम में 1-2 सीट का नुकसान, और हिल स्टेट्स में 2 सीट का नुकसान। और इसमें जोड़ लीजिए यूटीज जो बच गए, छोटे छोटे यूटी, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार इत्यादि, ये सारी सीटें बची। इन सब में मिला के 10 सीट का नुकसान। यूटी, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल तीनों को मिला 10 सीट का नुकसान। 100 पूरे हो गए ना। लेकिन हमने अभी तक वो नहीं देखा जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। जी। फायदा कहाँ हो सकता है? उड़ीसा में 2 सीट तक का फायदा बीजेपी को हो सकता है। कुछ कहते हैं नहीं होगा, कम होगा, अलग अलग तरह की रिपोर्ट है, मेरी आंखों देखी नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ कि चलिए 2 सीट का उन्हें नफा हो सकता है। तेलंगाना में 2 सीट तक का फायदा बीजेपी को हो सकता है, 4 है, 6 तक पहुंच सकती है। मेरे साथी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप समझ लीजिए इतना संभव है। और इधर केरला और तमिलनाडु में 1 सीट नहीं आ रहा उनको, लेकिन आप 1 मान लीजिए, 5 सीट का उन्हें फायदा है। आंध्रा में एक अलग कहानी है। आंध्रा में चूंकि टीडीपी अब उनकी पार्टनर बन गई है और टीडीपी को सीट आएगा, तो आप 10 सीट टीडीपी को दीजिए वहां 25 में, तो ये 15 सीट का इन्हें फायदा हो सकता है। जी। तो 100 में से 15 घटा दीजिए, अब आ गए 85। ठीक है, तो कुल 85 सीट का नुकसान एनडीए को है। अब फटाफट गणित कर लीजिए आप, 353 में से 85 घटा दीजिए, कितना आंकड़ा आ गया? 268, यानी कि मेजॉरिटी मार्क से 4 सीट कम। लेकिन फिर मैं कहूँ ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल भी इतना एक्यूरेसी से नहीं बता सकता। तो जो 268 है, 268 का 278 बन सकता है, उसका 258 बन सकता है। बहुत ब्रॉड सी चीजें, जैसे हम माथे पे हाथ रख के कहते हैं ना 102 बुखार लगा, वो 101.5 भी हो सकता है। उन्हें मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा विश्वास है कि मोदी जी और अमित शाह की टेबल पे ये आंकड़े पड़े हैं। वो हम आपसे, देखिए उनके बारे में, उनसे जो भी मेरा वैचारिक मतभेद हो, ये लोग बेवकूफ नहीं, ये लोग जानते हैं कि जमीन पे क्या हो रहा है। एग्जिट पोल दिन रात इनकी टेबल पे आ रहे हैं, मोदी जी को पता है, और इसीलिए थोड़ा बुझे बुझे से रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। उन्हें आप और मैं जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मोदी जी जानते हैं। हाँ, एक औसत भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जानता, और एक औसत वोटर नहीं जानता, जिसको अभी भी इसी मुगालते में रखा है 400 पार आएगा तो मोदी ही। इतना
कितने लोग मुझे उत्तर प्रदेश बिहार में मिले जो कहते थे कि ना, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतना वक्त निकाला और ये सटीक विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे, पैनल के अगले गेस्ट को बुलाते हैं और बात करेंगे अशोक वानखेड़े जी से। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छी खासी पकड़ अशोक वानखेड़े जी की है, राजनीति के अलग अलग एंगल पर वो सोचते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अशोक वानखेड़े जी, बहुत स्वागत है आपका। चौथा चरण हमारे सामने है, चौथे चरण का मतदान हो चुका है और आज की स्थिति क्या है? जी हाँ, आज की स्थिति क्या है और किसका किसका पैकअप होने जा रहा है, ये जरा एक बार समझाइए। यहाँ से मुझे लगता है पैकअप की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जी, पहले 3 इसमें लगातार बीजेपी पिछड़ रही और बीजेपी ने बहुत प्रयास किए खूब प्रयास किए संघ को मनाने के लिए, खुद नागपुर गए, वो नहीं हो पाई बात, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन जिस हिसाब से, देखिए हम तो विश्लेषक हैं, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री की बातें, प्रधानमंत्री की रैलियों में उनके भाषण डिरेल्ड होते जा रहे हैं, बिलो द बेल्ट होते जा रहे हैं, बहुत ही जिसको बोलते हैं छिछोरापन जो आ गया है वक्तव्यों में, वो इसी बात का फ्रस्ट्रेशन है कि पहला फेज 102 सीट का, दूसरा फेज 89 का, तीसरा फेज 93 सीट्स का, ये तीनों बड़े फेज, और अब बाकी बचे हुए में सबसे बड़ा फेज 96 का जो है। उसके बाद तो 49, 57 वो तो फिर वो आइसिंग ऑन द केक होता है ना, ऊपर से बस वो गार्निशिंग प्लेट का है, वो है। लेकिन पहले 3 फेज में डैमेज बहुत हो चुका है। इस फेज में रिकवरी होगी कि नहीं होगी ये देखना है। लेकिन इस फेज में यदि हम देखें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, आंध्र प्रदेश टोटल इसमें निपट रहा है। फिर तेलंगाना जो है वो भी पूरा का पूरा इसमें 17 सीटों के साथ निकल रहा है। ये 2 स्टेट पूरे हो रहे हैं। यूपी की 13 सीट है, महाराष्ट्र की 11 है, मध्य प्रदेश की 8 है, झारखंड की 4 है, जम्मू कश्मीर की 1 है और ओडिशा की 4 सीटें हैं। ये अब जो बचे हुए स्टेट है, यदि ओडिशा हम बात करें तो वहाँ ज्यादा कुछ लेने के लिए है नहीं उनके पास। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें वो टीडीपी के खंधे पे चल रहे हैं, 6 सीटों पे तो लड़ ही रहे हैं 25 में, उनमें से 6 तो आने से रही। और फिर टीडीपी को भी वहाँ जो लोगों के बीच में है कि टीडीपी के लिए बीजेपी वहाँ बर्डन हो गई। और फिर आंध्र प्रदेश ऐसा फंसा है मामला, प्रज्ञा जी, देश के लोग जानते नहीं, बहुत कम लोगों को पता होगा, जिस मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए प्रधानमंत्री कांग्रेस को लगातार घेर रही है, कह रही है कि ओबीसी का रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे देंगे और ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का मैनिफेस्टो, वहाँ एक मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है जो टीडीपी, जनसंदेश पार्टी और बीजेपी तीनों ने मिलकर वो मैनिफेस्टो रिलीज किया है। उस मैनिफेस्टो में मुसलमानों को 4% का रिजर्वेशन है, 5,000 रुपए पर मंथ मस्जिद को मेंटेनेंस है और नूरी भाषा कॉर्पोरेशन को हर साल बजट में 100 करोड़ का प्रॉमिस है। ये मोटे मोटे तौर पे है। तो आंध्र प्रदेश की बात करते से बीजेपी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जब हमने कहा कि भाई आंध्र प्रदेश में आप हो, बोले हम नहीं दे रहे, वो टीडीपी का है। तो मैंने उस पे तो आपका भी एम्बलम छपा है, कमल तो उसमें भी छपा है। क्या आप ये बोल सकते हो कि टीडीपी के साथ यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे? क्या प्रधानमंत्री जी ये बात कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में? प्रधानमंत्री कहते कि मैं धर्म पर रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल ये आपकी रणनीति हो सकती है, लाइन है, एक फिलोसॉफी थ्योरी है, ये विचारधारा है पार्टी। यदि बीजेपी की विचारधारा है कि धर्म पे नाम रिजर्वेशन नहीं देते, तो बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अपनी जबान पे ताला क्यों लगाया? महाराष्ट्र की पहले 3 फेज में तो बीजेपी वॉश आउट जी। ये चौथा फेज है जहां 1-2 सीटों का चांस है, 1-2 सीट, वो भी मैं बड़े बड़े दिल के साथ दे रहा हूँ। नंदुरबार में हिना गोविंद है और एडवोकेट पाड़वी है कांग्रेस के। हिना गावित परिवार पहले कांग्रेस का था, जब माइग्रेट हुआ वहां के चला गया, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का भयानक है। और ये जो पड़वी है ये बहुत दमदार कैंडिडेट है, कांग्रेस ने उतारा, तो वहां पे ये कांग्रेस का उम्मीदवार जीता हुआ है। जलगांव में स्मिता वाघ है, साथ में करण पवार है शिवसेना की। ये शिवसेना उद्धव वाली है,
जलगांव में, जी ये वहां पे एज पे है। रावेर में रक्षा खड़से है श्रीराम पाटिल के खिलाफ। श्रीराम पाटिल ये शरद पवार के पार्टी से खड़े हैं और रक्षा खड़से बीजेपी से है। रक्षा खड़गे बहू है एकनाथ खड़से की। एकनाथ खड़से वो लोग हैं, मतलब वो इंसान है जिसने बीजेपी को खड़ा जी किया। गोपीनाथ जी मुंडे, प्रमोद महाजनाथ खड़से, इन लोगों ने सही मायने में भाजपा को भाजपा बनाया महाराष्ट्र में। लेकिन एकनाथ खड़से को बाद में देवेंद्र फडणवीस ने इतना किनारा कर दिया कि वो पार्टी छोड़ के जी शरद पवार के साथ चले गए। और शरद पवार के साथ जाने के बाद जब पूरे महाराष्ट्र में हालत इतनी बदली देखी, तो फिर इसी एकनाथ शिंदे को बाद में हाथ पैर जोड़ के बीजेपी में वापस लाए ससन्मान। अब उनकी बहू की सीट है रावेर में, उन्होंने जी काम भी किया है, मुझे लगता है वो सीट निकल जाएगी। जालना में दादा राव साहब दानवे हैं, ये बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं महाराष्ट्र में और ये कैबिनेट में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री है यहाँ पे। उनके खिलाफ कल्याण काळे है। अब दानवे की स्थिति है कि गांव में जाने नहीं दे रहे लोग, जी तो दानवे का जीतना बहुत दूर का लग रहा है। फिर औरंगाबाद, बड़ी जो संभाजी नगर कहते हैं जिसको औरंगाबाद, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ संदीप राव घुमरे हैं शिवसेना के, ये एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना है। और सामने खैरे है, चंद्रकांत खैरे, ये उद्धव वाली शिवसेना है। ये दोनों शिवसेना आपस में लड़ रही है। लेकिन ये सीट जो है ये ओएसी के पास, जलील ओएसी के जी एमपी है, यहाँ से सिटिंग एमपी, वो भी चुनाव में। लेकिन इस बार मुझे चंद्रकांत खैरे का, उद्धव ठाकरे वाले, वो मैं स्वयं उस सीट पे गया। जब मैं गया तो मैंने काफी मुस्लिम मतदाताओं को पूछा, खासकर क्योंकि वो जी मुस्लिम जी बहुल क्षेत्र है और जी ये पहले पुराना निजाम जो है उससे संबंध था। तो पुराना निजाम हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो एरिया आता है वो, आप यदि समझेंगे तो लातूर, उस्मानाबाद से जी लेकर जी औरंगाबाद, नांदेड़ तक ये पुराना निजाम था। तो वहाँ ओएसी का एक वोट बैंक है उस एरिया में। तो वहाँ का मुसलमान कहता है कि भले ही वो हमारे समाज के हैं, वो हमारी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन हमें वोट इस बार चंद्रकांत खैरे को देंगे, जी शिवसेना को, उद्धव वाले। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला जलील को चुनाव जितवा के क्या करेंगे, वो क्या करेंगे वहां जाके, मोदी को टक्कर तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन चंद्रकांत खैरे को यदि वोट दिया तो वो कांग्रेस को जाए। जी मैंने बोला वो तो शिवसेना के हैं। तो बोला शिवसेना और कांग्रेस एक ही तो है, अभी सब इकट्ठा लड़ रही है, तो उससे राहुल गांधी मजबूत हो। तो ये जो कंसेप्ट चला गया ना महाराष्ट्र में कि आप शरद पवार को वोट दो जी या आप कांग्रेस को वोट दो या उद्धव ठाकरे को वोट दो, ये वोट ऊपर राहुल गांधी को जाएगा। उनका जो डायरेक्ट नरेशन जो है कि जी सीधा सीधा वो बात करते हैं कि भाई मैं कोई जातिवादी नहीं हूँ, मैं धर्मवादी नहीं हूँ। कांग्रेस ने इतने साल राज किया वहां पे, और महाराष्ट्र में तो जो जी जी नीति की इन्होंने, शिवसेना तोड़ के, एनसीपी तोड़ के, वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी भयानक है। ये 2.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी जैसे 25 साल की हो, ऐसे ये झेल रहे हैं। ऐसे में ये औरंगाबाद, मैंने संभाजी नगर वाली सीट दी, और मतलब ये मुझे अभी भी इंडिया के खाते में जा सकते हैं। उसके बाद जी मावळ करके एक है, जी दिनांक भरने और संजोगराव पाटिल, वहां पे भी दोनों शिवसेना आमने सामने लड़ रही है। जी यहाँ पे थोड़ा मुझे ये कांटे की टक्कर वाला मामला है, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बिल्कुल कांटे की जी टक्कर है। जो भी निकलेगा ज़्यादा मार्जिन से निकलेगा। उसके बाद एक पुणे की सीट है यहाँ पे, वहाँ मुरलीधर मोहोळ जो वहाँ मेयर है वो चुनाव लड़ रहे हैं। सामने रविंद्र दांगेकर है। अब ये रविंद्र दांगेकर जो है, इसकी खासियत ये है जी कि महाराष्ट्र में पुणे में कस्बा नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी, और उस कस्बा में बाई इलेक्शन हुआ था, और कस्बा ये हार्डकोर बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लोग कहते हैं जी कि भाई किसी चलते चलते आदमी को खड़ा कर दो, बीजेपी के नाम पे वो जीत जाएगा। लेकिन वहां जी बाई इलेक्शन में बीजेपी हारी और कांग्रेस जीती। तो वो जो जो जायंट किलर था रविंद्र दांगेकर, इसी को लोकसभा के लिए उतारा। जी तो जो अंदरूनी जो लोगों की अस्वस्थता है, यदि उसको ठीक से कैश किया तो ये पुनः पलटी मारेगा, ऐसा मुझे लगता है। वहां कांग्रेस को सीट गई तो आश्चर्य नहीं होगा। फिर भी हम ये सीट कांटे की टक्कर में छोड़ते हैं, हम इसको एज देते हैं जी बीजेपी को। अच्छा। तो मावळ और पुणे ये 2 सीट है एज वाली। उसके बाद शिरूर है, जहां शिवाजी पाटिल और पाटिल लड़ रहे हैं, वो अजित पवार के एनसीपी से लड़ रहे हैं। और
अमोल कोल्हे है, सिटिंग एमपी है, वो लड़ रहे हैं शरद पवार के एनसीपी से। अजित पवार भतीजा और चाचा आमने सामने ही, लेकिन वहां पे मुझे अमोल कोल्हे निकलता हुआ दिखाई देता है। एक तो शरद पवार का वजूद, पूना में प्रधानमंत्री की सभा हुई, उसमें 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आए, पुणे, शिरूर, बारामती और माड़व। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार स्टेज पे थे, 75,000 कुर्सियां लगी थी, 5,000 की क्राउड गई जी। और वो खूब वायरल हुआ वीडियो। पीछे खाली चेयर खाली समुंदर, बिल्कुल खाली चेयर का दिखाई दे रहा। ये इंडिकेट करता है कि पूरा जोर लगाने के बाद 4 उम्मीदवार 17,000 चेयर भर नहीं पाए प्रधानमंत्री की रैली, वो लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। इसका मतलब कार्यकर्ता ही उत्साहित नहीं। जी, बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं केपी मलिक साहब। केपी मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका। केपी मलिक जी, 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है चौथे चरण में, इसको कैसे देखा जाए? यूपी की 13 सीटें हैं और आज की डेट में कौन कहाँ खड़ा है? आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? इंडिया गठबंधन की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, मायावती की बात करें, तो आज की डेट में इन 13 सीटों का विश्लेषण कैसे करेंगे? अगर आप देखें चौथे चरण की जो 13 सीटों पर चुनाव है, ये 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो इस चरण में भारतीय जनता पार्टी के पास खोने को बहुत है और विपक्ष को खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। अगर आप इसमें देखें इन सीटों पे, तो कई सारी ऐसी सीट हैं जहां जोरदार इलेक्शन चल रहा है और लगातार अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी और कई जगह प्रधानमंत्री जी पे आके भिन्न भिन्न प्रकार के भाषण दे रहे हैं। ये आप देखेंगे। इसमें जो सबसे हॉट सीटें हैं, जो 5 सीटें हैं, उसमें कन्नौज है, जिसपे एकाएक अखिलेश यादव आगे हैं और वो लंबे समय तक उस पर पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं, सांसद वहां से रहे हैं। पिछली बार जो है उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी, पहले 20,000 से चुनाव हार गई थी। तो सुब्रत पाठक जो है वो करीबी बताए जाते हैं कि अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं, तो इसलिए अमित शाह जी वहां आके तमाम चीजें, कितने अच्छे अच्छे भाषण उन्होंने दिए कि पूरा यादव परिवार आ जाएगा और कल को अगर 80 लोग हो जाए यादव परिवार में तो पूरे यूपी का चुनाव हुए। तो आप कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो परिवारवाद है नहीं, या किसी दूसरे सियासी दल में परिवारवाद है नहीं। और मैं यहाँ ये कहकर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि अखिलेश यादव में परिवारवाद नहीं है उनमें भी, लेकिन वो अपने समीकरण देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन बहुत दिलचस्प हो गया है कन्नौज का। तो हम अगर कन्नौज से ही शुरू करें, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। जैसे एक यहाँ पे इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे, इन 13 सीटों के मद्देनजर मायावती की एक रैली हुई है और दूसरी रैली होने वाली है। तो मायावती जी ने एक नया पैंतरा लिया है, एक नया राजनीति, जिसको आप बोलते हैं सियासत का एक नया मोड़ लिया है उन्होंने। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कम और समाजवादी पार्टी पे ज्यादा हमलावर हुई हैं वो। और अगर हम अखिलेश को भी देखें तो अखिलेश भी थोड़े से भारतीय जनता पार्टी पे तो उनके तीर लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने बसपा की तरफ भी किया है इशारा। अब इसमें इनकी क्या रणनीति है या रिश्ते थोड़े से तल्ख हो गए हैं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से मायावती ने कहा कि जहां जहां हमारे कैंडिडेट होते हैं वहां ये यादव को देते थे और जहां हम मुस्लिम समाज को देते हैं ये हराने का काम करते हैं, उस तरह की जो चीजें हुई हैं वो देखना होगा। इनकी मायावती जी की एक रैली बहुत जल्दी होगी, तो उसमें देखते हैं कि आने वाले समय में मायावती जी का क्या रुख रहता है। और मैं इस चीज को इससे भी जोड़ के देखता हूँ कि आकाश आनंद को जिस प्रकार से मायावती जी ने वापस उससे उत्तराधिकार लिया है, हाँ, वो तो कुछ भी देखिए, कुछ भी बोलेंगे, वो तो उनका कहने का एक तरीका है, लेकिन उनको जिस प्रकार से वापस बिठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा, उम्मीद से कहीं अधिक वो परिपक्व निकला। और जिस प्रकार से उसने भाषण दिया, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बुरी तरह घबरा गई थी। और भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि जो दलित वोट मायावती से खिसक के भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया है, वो कहीं वापस न चला जाए। और उसकी उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि माहौल पहले ही बन चुका था कि इस बार 400 के पार
और कई इनके क्रांतिकारी सांसदों के उम्मीदवारों ने जो भाषण दिए थे कि 400 के पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान में बदलाव करना है, तो कहीं ना कहीं दलित मतदाता के कान खड़े हो गए थे और उसका रिएक्शन करते हुए वो हाथी को मशीनों में ढूंढ रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सुगबुगाहट हुई, घबराहट हुई और उसके तहत ये इस तरह के निर्णय लिए गए। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है, तो ये बड़ी बात तो एक मानता हूं। चर्चा और हो गई है सर कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बनना है, अमित शाह को बनाना है, इसीलिए। और अब जो लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं वो लोग अपने दिमाग में क्या रखकर वोट करेंगे सर कि मोदी तो आ नहीं रहे हैं, तो भाई भाजपा को वोट देने का क्या फायदा? आपको लगता है इसका कुछ असर होगा लोगों पर? देखिए, इसमें प्रज्ञा अगर आप देखेंगे कि कई लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि मोदी जी 73 क्रॉस कर चुके हैं और उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए 5 साल चाहिए, और जो 20 साल के 23 साल के अग्निवीर हैं उनको वो 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं बिना किसी पेंशन के, तो ये भी चर्चा का विषय है। दूसरा यही है कि अमित शाह से जब पूछा गया कि भाई आपकी पार्टी में तो संविधान है कि 75 के बाद किसी को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो जुमला है, वो पुराना 15 लाख से जोड़ दिया फिर उसको। तो अगर मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटना हो, कल्याण सिंह का टिकट काटना हो, दूसरे किसी बाकी नेताओं के टिकट काटने हो, तो संविधान लागू है 75 वाला। लेकिन जब मोदी जी पे बात आती है तो संविधान लागू नहीं है। और संविधान अगर लेकिन सर कंधे झुक गए हैं कुछ जी, हाँ देखिए, प्रधानमंत्री जी के कंधे भी झुक गए हैं। और अगर आप लैंग्वेज भी देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे या उनके भाषण देखेंगे, तो वो भाषणों का वो असर उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि हम बॉडी लैंग्वेज पहचान लेते हैं कि नेता की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। अगर आप देखें, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे अमित शाह की रैली हो, चाहे आदित्यनाथ जी की जो सीएम है उनकी रैली हो, और चाहे राहुल गांधी की रैली हो, प्रियंका की रैली हो, अखिलेश की रैली हो, तो मैं पिछले दिनों जो कन्नौज में रैली हुई है अखिलेश यादव की, और उस रैली में जिस प्रकार का जोश आप देख रहे हैं, तो ये जनता दिखाती है कि किस प्रकार का जोश है। इस तरह का रोष इस चौथे चरण के चुनाव तक हमें किसी रैली में दिखाई नहीं दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे अन्य विपक्षी नेताओं की भी हो। विपक्षी नेताओं की रैली में भी मुझे इतना जोश किसी में नहीं दिखाई दिया जितना धीरे धीरे युवाओं में बढ़ रहा है। और ये हमें मानना होगा कि युवा कहीं ना कहीं त्रस्त है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि देखिए, अग्निवीर योजना जो मध्यम वर्गीय किसान परिवार हैं और जो लड़ाकू कौम जिसको हम मानते हैं, जो क्षेत्र में रहती, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ठाकुर हो, कुर्मी हो, यादव हो, जाट हो, किसान वर्ग के जो लोग हैं उनके बहुतायत बच्चे सेना में जाते हैं, और वो सेना में जाने का रास्ता आपने लगभग बंद कर दिया। जो अग्निवीर योजना में गए भी हैं 4 साल के लिए, उनकी शादियां इसलिए नहीं हो रही हैं कि लड़कियां ये कह रही कि 4 साल के बाद रिटायर होके आ जाएगा, इसको पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो कैसे हमारा जीवन चलेगा? क्योंकि अधिकतर लड़कियां जो हैं वो हाउसवाइफ होती हैं, वो गृहिणी होती हैं, वो घर में काम करती है, अपनी खेती किसानी का काम करती है, छोटे मोटे रोजगार करती है, तो इसमें घर कैसे चलेगा आज के महंगाई के दौर में? तो इस तरह का विचार होकर उनकी शादियों में भी दिक्कत हो रही है और युवतियां भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को भुगतनी पड़ सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। और ये भी आप देखेंगे कि चाहे 19 वाला माहौल हो, चाहे 14 वाला माहौल हो, वो तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है। ना कोई राष्ट्रवाद का मुद्दे की बात हो रही है और ना कोई किसी ठोस मुद्दे की बात हो रही है। आप आखिरी में मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज और बताता हूं कि जिस तरह से केजरीवाल ने जेल से आके रणनीतिक बयान दिए हैं, उससे भाजपा गिर गई है और भाजपा को जवाब देना पड़ा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 10 और गारंटियां दे दी हैं। बोला ये मोदी जी की गारंटी तो चल ही रही है, जिससे आरएसएस भयंकर नाराज है मोदी जी की गारंटी से। बोला आप नहीं, केजरीवाल की 10 गारंटियां लीजिए और हम तो जांचे परखे हैं, हमने तो गारंटी जो दिल्ली में दी थी वो पूरी करी, पंजाब में जो गारंटी दी थी वो पूरी करी, अब हम देश को भी गारंटी देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो मेरे सहयोगी दल हैं महागठबंधन के, तो हम उनसे भी ये चीजें कराएंगे, हम उनको गाइडेंस देंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ये चीजें कराने की कोशिश करेंगे। और उसमें कई सारी घोषणाएं वो हैं जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर चुकी है, जैसे एमएसपी की घोषणा है, बिजली की घोषणा है, दूसरी ऋण माफी, कई सारी इस तरह की घोषणाएं। हम शुरू करते हैं जो सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 13 सीटों में से जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, और वो सीट लगभग
भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिन रही है वो कन्नौज की सीट है। अगर हम कन्नौज पे बात करें तो कन्नौज पे सुब्रत पाठक लड़ रहे हैं और वो अमित शाह जी के बहुत खास आदमी है, इसलिए अमित शाह जी ने जोर लगाया हुआ है। और अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिल्कुल अंत में पैंतरा बदला और वहां से चुनाव लड़े। उसमें माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ विरोध चल रहा था जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, उसमें कई लोग उस तरह के थे कि वो पार्टी के विरोध में जा रहे थे, तो उनको सबको इकट्ठा किया, अखिलेश यादव ने सबको ठीक किया, माहौल बनाया। तो उनका कहना यह था कि अगर आप लड़ेंगे तो हम एक साथ आएंगे। अगर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति लड़ता है तो कहीं पार्टी में कोई मतभेद ना हो जाए, इसका भी थोड़ा बहुत असर कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये रिस्क ना लेते हुए अखिलेश वहां पे उतरे हैं, क्योंकि इस प्रकार की एक घटना रामपुर में हुई है जिससे समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ है। तो उस तरह की कोई घटना यहां ना हो, ये सोचते हुए अखिलेश यादव उतरे। और अखिलेश यादव के यहां आने से जो आसपास की सीटें हैं, 3-4 सीटें हैं, जैसे इटावा है, दूसरी हरदोई वाली सीटें हैं, इस तरह की जो सीटें हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी सीटों पे यादव भी है। दूसरा, ये तमाम सीटें ऐसी हैं कि जहां पे यादव और मुस्लिम समीकरण से चुनाव नहीं जीता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी सीटों पे दलित ज्यादा हैं, कई सारी सीटों पे ब्राह्मण और स्वर्ण ज्यादा हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इन तमाम सीटों पे है। तो कई सारे ऐसे समीकरण हैं जो यहाँ बनते हैं। अगर आप कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 2014 में डिंपल लड़ी थी और डिंपल लगभग 20,000 वोट से जीत पाई थी, क्योंकि समीकरण वहां उस तरह के हैं। और जब वो हारी है 2019 में, तब भी वो 20-22 हजार वोट से ही हारी थी। तो यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है वोटों का, क्योंकि जब वो 2019 में हारी थी तो समीकरण कुछ उस तरह के बदले हुए थे। आज जो वहां पे चीजें दिखाई दे रही है, मुझे समीकरण पूरा बदला हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो सीट है ये निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी को पाल और थोड़े लोधे भी चाहिए और उनकी उम्मीद है, क्योंकि लोधा जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है। और वो अगर अखिलेश को 60% वोट भी देता है तो अखिलेश की सीट बहुत आराम से ये निकल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। और अब बात करेंगे पैनल में अगले गेस्ट की। राकेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राकेश पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। राकेश पाठक जी, सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के आपसे सीधा सवाल करूंगा, आज की वोटिंग के बाद, चौथे चरण की वोटिंग के बाद किस तरह का माहौल बन रहा है? ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव किधर जा रहा है? मुझे लग रहा है कि जो पहले, दूसरे, तीसरे चरण में लोगों का मानस था, मतदाता जो मन बनाया था, चौथे चरण की आज की इस वोटिंग में वही कुछ दिखाई दे रहा है। और टेम्पो बना हुआ है पहले, दूसरे, तीसरे चरण वाला। मैं उस टेम्पो का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिस टेम्पो में काला धन अडानी अंबानी राहुल गांधी के पास भिजवाते हैं और मोदी जी जानते हुए भी नहीं रोकते हैं। मैं उस टेम्पो की बात कर रहा हूँ, किसी घटना, किसी कामकाज की जो गति बनी रहती है उसको लेकर। तो जो रुझान, जो मानसिकता मतदाता की पहले चरण में थी वो बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि उस मानसिकता को, उस टेम्पो को तोड़ने के लिए या बदलने के लिए मोदी जी और बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि मतदाता उनकी तरफ लौटता है। इसके उलट हुआ यह है कि उन्होंने जितने भी दांव आजमाए हैं, तीसरे चरण से आज चौथे चरण के मतदान तक अगर हम देखें, इस दरमियान जो कुछ हुआ उसमें मोदी जी के बयानों को ही आईना मानकर चलें तो उस आईने में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके बयान ये बता रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण के बीच में भी वे कोई नया एजेंडा जनता के सामने नहीं रख सके, कोई नैरेटिव नहीं बना सके। और ये पूरा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास में इस रूप में दर्ज होगा, परिणाम जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन इस रूप में जरूर दर्ज होगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुद्दा विहीन रहे पूरे चुनाव। हर बार, हर चरण में, हर दूसरे दिन कोई नई बात लेकर आते रहे, पर वो उस नई बात पर भी वे 3 दिन नहीं टिक पाए। शुरू के 1 महीने तो कांग्रेस का ही प्रचार करते रहे, थैंक यू वेरी मच मोदी कहना चाहिए कांग्रेस को। और वे ये हास्यास्पद बात कह रहे हैं कि कांग्रेस परमाणु बम के डर के कारण पीओके की बात नहीं करती है, जबकि परमाणु बम के बारे में न तो अमित शाह जानते हैं कि न राजनाथ सिंह जानते हैं कि परमाणु बम एक दूसरे पर चलाने के लिए नहीं होते, ये वेपन ऑफ डिटरेंस के रूप में जाने जाते हैं। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूँ,
प्रज्ञा जी, बड़ी विनम्रता से बता दूं, मेरा डॉक्टरेट, मेरी पीएचडी भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर ही है। तो हमारे एटम बम एक दूसरे पर पटकने के लिए नहीं है, शक्ति संतुलन के लिए है। कांग्रेस डरती नहीं है। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने पहले परमाणु परीक्षण किए थे भारत में, इंदिरा गांधी के समय में। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उसके कई सालों बाद किए हैं। तो वे अब इन मुद्दों को लेकर इसलिए आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान नहीं चला तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम पर ही राग अलाप लो कि हमारे एजेंडे में होगा। भाई 10 साल से क्या किया आपने? अगर आपको पाक अधिकृत कश्मीर को अपने देश में शामिल करना था तो 10 साल में किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे राजनाथ सिंह और अमित शाह जी? लेकिन अंत में हो सकता है उन्हें कुछ पुख्ता जानकारियां मिली हो कि नहीं, मतदान हमारे पक्ष में नहीं हुआ है और चौथे चरण से पहले कुछ करना होगा, तो फिर वे जी। पाक अधिकृत कश्मीर ले आए। इससे पहले, इस चौथे चरण से पहले ही तो वे टेम्पो और काला धन लेकर आए। आप सोचिए, 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं, वो भी बूमरैंग हो गया। आप जी। देखिए ना, उल्टे बांस बरेली जी। लग गए। सहज रूप में उनके अपने भक्त भी, उनके समर्थक भी पूछ रहे हैं कि अगर अडानी अंबानी के पास काला धन है, टेम्पो से भेजते हैं, तो 2 सिपाही लेकर, डंडे लेकर भी रोका जा सकता है। उसके लिए किसी सेना की जरूरत तो है नहीं। और आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश के एग्जीक्यूटिव हेड, सारी एजेंसियां आपके मातहत हैं, तो आप रोक क्यों नहीं रहे राहुल गांधी के पास काला धन जाने से? राहुल गांधी को भी समन करिए, उनको भी बुला लीजिए, उनको भी थाने में बिठा दीजिए कि काला धन ले रहे हैं आप। जो दे रहा है उसे और जो ले रहा है उनको, सबको बंद करिए तिहाड़ में। वो भी बूमरैंग कर गए। अब इसको लेकर आए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज चौथे चरण के बाद, आज शाम को हम लोग जो बात कर रहे हैं, उन्हें भी आज के बाद सूचनाएं रात तक मिल जाएंगी कि क्या हुआ आज मतदान में। तो अभी 3 चरण और बाकी हैं। फिर क्या करेंगे मोदी जी? क्या चंद्रमा पर चढ़ाई का आह्वान करेंगे? क्या अपने मतदाताओं से कहेंगे कि हम तो चंद्रमा को भी अपने भारत के भूगोल में शामिल करने वाले हैं? ये असली हताशा है। ये इसलिए भी है कि जिन क्षेत्रों में 2019 के चुनाव में, हम थोड़ा सा राज्यवार भी अभी बात करेंगे, तो सीटों पर आज मतदान हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में पूर्ण जीत के साथ थी। जी। उत्तर प्रदेश में आज 13 सीटों पर मतदान हुआ। लेकिन आज तो चुनौती है ना, आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यानी सपा और कांग्रेस का गठबंधन, वो जो जुगल जोड़ी घूम रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उन लोगों ने चुनाव प्रचार किया है, तो क्या पूरी 13 सीटें बीजेपी आज जीतने की स्थिति में होगी? आज की इन 13 में देखिए, जब ये इंडिया अलायंस बन रहा था, जब वो उस प्रसव पीड़ा में से गुजर रहा था, तब हमारा आपको भी लग रहा था पता नहीं ये गठबंधन बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर ही कलह हो गई थी। नीतीश कुमार बनना चाहते थे, फिर वे बाहर हो गए। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और सच में कई लोग सुयोग्य हैं, प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। कम से कम आज के प्रधानमंत्री से तो ज्यादा पढ़े लिखे और योग्य लोग हैं, जिनकी डिग्री पर भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, इन सब लोगों ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, वो देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। वैसे तो सभी जगह, जैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने उनका साथ दिया, कांग्रेस नेता सबसे पहले उनके घर पहुंचे, संदीप दीक्षित, अजय माकन वगैरह। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में क्या हो रहा है? आपने एक सभा का जिक्र किया, एक और बारीक बात बताता हूँ। आज की तारीख में आप देख लीजिए, कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर अखिलेश यादव के भाषण जारी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर राहुल गांधी के भाषण चल रहे हैं, उनकी सभाएं लाइव दिखाई जा रही हैं। तो ये जो अन्योन्याश्रित संबंध दोनों में उपजा है, विकसित हुआ एक दूसरे पर निर्भरता का और एक दूसरे पर भरोसे का। अखिलेश यादव ने शुरू में कह दिया था, मैं अमेठी जाऊंगा, रायबरेली जाऊंगा, राहुल गांधी कन्नौज हो आए। तो एकता का जो संदेश वोटर तक जाना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उनके अपने काडर तक, कार्यकर्ताओं तक। मैं हमेशा कहता आया हूं, आज मैं फिर कह रहा हूं, आमतौर पर बड़े नेता एक हो जाते हैं, पार्टियों का गठबंधन हो जाता है, लेकिन वोट ट्रांसफर होने के लिए जिस कार्यकर्ता की जरूरत होती है, वो कार्यकर्ता भरोसा नहीं करता। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों का जो काडर है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, सेकंड थर्ड लाइन के जो लीडर्स हैं, उनके बीच भी आपस में एक विश्वास पैदा हुआ है।
आप आगरा की रैली याद कर लीजिए, राहुल गांधी से ज्यादा कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी के झंडे थे। जहां समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं वहां कांग्रेस के झंडे उनसे भी ज्यादा होते हैं। यानी जी। समर्थन एक दूसरे को देने के लिए, पूरे भरोसे को कायम रखने के लिए साथ दे रहे हैं, और वो संदेश अब वोटर तक जा रहा है। अब असली परीक्षा ये है कि कार्यकर्ता जो है, जो काडर है, क्या वो वोट ट्रांसफर करा पाता है। अगर यूपी में सपा के वोटर को कांग्रेस प्रत्याशियों ने वोट दिया, वोटर ने कांग्रेस के वोटर ने सपा के प्रत्याशियों को वोट दिया, तो कुछ चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, और काफी चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, अभी ऐसा लगता है। राकेश पाठक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। दोस्तों, हमारे अगले पैनलिस्ट हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या विश्लेषण है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेम कुमार जी, भारत एक सोच पर आपका बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी, चौथे चरण की वोटिंग हो गई है और मत प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब मत प्रतिशत निकल कर आता है हर एक चरण का, तो उसके बाद ही हम आकलन लगना शुरू होता है, विश्लेषण करना शुरू करते हैं। तो वोट प्रतिशत बहुत मायने रखता है। 3 चरणों में वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है, तो अभी क्या लगता है आपको, क्या क्या समझ में आ रहा है इस बार? देखिए, चौथे चरण की वोटिंग में 3 चरणों के से आगे की बात होनी है। वोट प्रतिशत पहले भी चिंता का विषय रही, अब भी चिंता का विषय रही। वोट प्रतिशत का मतलब है वोट कम होना, और वो वोट प्रतिशत भी चिंता का विषय है जो रातों रात बढ़ जाते हैं, 11 दिन बाद सामने आते हैं। इसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हैं, और अब तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जारी करके प्रेस रिलीज चुनाव आयोग से मांग की है कि आप रोज के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस दिन के का डाटा बताइए जनता के सामने, अब प्रतिशत में नहीं, आंकड़ों में बताइए। तो ये जनता की मांग है। तो वोट प्रतिशत का जहाँ तक सवाल है, 2 तरह से जैसे बातें हैं। वोट प्रतिशत का गिरना बीजेपी के लिए डबल इंजन की सरकारों में बहुत ही चिंताजनक बात है, और वोट प्रतिशत का रातों रात बढ़ना लोकतंत्र प्रेमियों के लिए, चुनाव पद्धति पर विश्वास रखने वालों के लिए चिंता का विषय है। ये जहाँ तक दिख रहा है, चौथे चरण में ये चिंता और गंभीर हुई है। लेकिन मुद्दों की बात करें तो चौथे चरण में एक ऐसा चरण है जिसमें बीजेपी को अपना परफॉर्मेंस बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जबकि इस चौथे चरण में कांग्रेस को तेलंगाना जैसे प्रदेश से अपनी सीटों के बढ़ने की उम्मीद है, पिछला परफॉर्मेंस सुधरने की उम्मीद है। अगर 93 में 6 सीटें थी तो इस बार वो बढ़ करके 25-30 कुछ हो सकती हैं इस स्थिति में। जबकि बीजेपी के पास में जो लगभग 50 के आसपास जो सीटें थी, उन सीटों में गिरावट के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में 13 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, 13 जगहों में कितनी सीटें बचा पाती हैं। इस बार के चुनाव में देखिए, ठोस रूप में जब तक मतदान नहीं होता है, ये बोलना तो मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आधी सीटों पर कम से कम बहुत क्लोज फाइट के आसार दिख रहे हैं। यानी हम ये नहीं कहते कि बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी या विपक्ष बिल्कुल हावी हो जाएगा, लेकिन इन 13 सीटों में अगर आधी सीटों पर उनको जीतना मुश्किल हो रहा है, तो ये बीजेपी की संख्या ओवरऑल जो है, उनकी एक्सपेक्टेशन सत्ता में आने की, उसके हिसाब से ये चरण भी महत्वपूर्ण है और खतरे की घंटी भी है कि वो इन सीटों में अपने आप को बचाए। देखिए, मोदी प्रधानमंत्री होंगे और मोदी के नाम पर वोट पड़े, इसके लिए पूरी बीजेपी की रणनीति है। रणनीति को अगर चोट पहुंचती है, लोगों में ये विश्वास होता है कि भाई 75 साल बाद तो ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और ये वास्तव में अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, अगर ये विश्वास होता है तो कहीं न कहीं वो मोदी का प्रेमी वोटर जो है, उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरे तरह से देखता हूँ, असर तो इस बात पर पड़ रहा है मतदाताओं में कि कमल छाप की कोई वैल्यू ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई वैल्यू ही नहीं है, नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है।
वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, किसी को भी बिना चुने हुए अध्यक्ष बनाए रख सकते हैं, सारे फैसले वो कर सकते हैं। तो प्रत्याशी भी को भी बताया जाता है तुम कुछ नहीं हो, लाइन लगा दिया जाता है मंच पर कि ये हमारे प्रत्याशी हैं और मोदी के नाम पर वोट देना है, इन प्रत्याशियों को मत देखो, खुल करके बोलते हैं जी। प्रत्याशी के भी मन में वो बात आती है कि हमें तो मोदी के ही नाम पे वोट मिलना है। कार्यकर्ता जो उनके एकदम करीबी हैं वो इस तरह से देख रहे हैं कि मतलब हमारे समर्पण का, हमारी श्रद्धा का पार्टी के लिए जो त्याग है उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो बड़े बड़े नेता इसलिए घर घुस गए हैं, बैठ गए हैं। कम मतदान का ये बड़ा कारण है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है कि अब तो मोदी के ही नाम पे हो रहा, हम लोगों का तो कोई रोल ही नहीं है। खोया हुआ कॉन्फिडेंस में दो बड़े उदाहरण सामने आए हैं इस चरण में। एक उदाहरण जब उन्होंने अडानी अंबानी पर ही हमला बोल दिया, जबकि उनको काला धन रखने वाला बताया गया, और अपनी सरकार पर भी हमला बोल दिया कि हमारी सरकार में काला धन है और टेम्पो जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उल्टा बोल, हिट विकेट होने वाला बोल था। और दूसरा जो उन्होंने नवीन पटनायक के बारे में बोला और कहा कि इतने शिक्षित मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान में दूसरा कोई मुख्यमंत्री उतना शिक्षित नहीं है, या आप कंपैरिजन में थोड़ा बहुत 19-20 बोल सकते हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से शिक्षित व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, जिसने कभी कोई विवाद में खुद को नहीं पड़ने दिया, वैसे व्यक्ति को वो कहते हैं कि अपने प्रदेश के जिलों का नाम बिना कागज लिए हुए लिख करके बता दीजिए, और जिले ही नहीं उसकी राजधानी का नाम बता दीजिए। तब ऐसा जब उन्होंने कहा तो अपनी अज्ञानता का परिचय उन्होंने दे दिया कि जिलों में राजधानियां नहीं हुआ करती, आप क्या नवीन पटनायक की परीक्षा लेंगे, आप तो प्रश्न पूछने में भी फेल हो गए। तो ये उनके एक तरह से हताश होने का सूचक है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं और उनका क्लास लेने जा रहे हैं, खुद प्रश्न पूछना भी नहीं आ रहा है जी। तो ये हताशा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, खास पैनल के साथ देश के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हमने चर्चा करने की कोशिश की है और एक मोटा मोटा विश्लेषण करने की कोशिश की है कि आखिर देश की राजनीति किधर जा रही है, चौथे चरण के बाद आज की डेट में किस पार्टी की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, ये जानने और समझने की हमने कोशिश की थी। भारत एक सोच देख रहे थे आप, देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।